हेलो गाइस, जैसे कि हम इसके पहले वाले वीडियो में देख चुके हैं रेस्पायरेशन के बारे में। रेस्पायरेशन का इंट्रोडक्शन देखे थे और साथ साथ में उसका टाइप्स देखे थे। आज हम इस वाली वीडियो में देखेंगे रेस्पायरेशन इन ह्यूमन में, यानी कि एक मनुष्य के अंदर किस प्रकार से रेस्पायरेशन होता है, उसमें कौन कौन से रेस्पायरेटरी आर्गन होते हैं, तो उसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं। तो आइए देखते हैं, हेडिंग डालते हैं रेस्पायरेशन इन ह्यूमन। हमारा हेडिंग है भाई रेस्पायरेशन इन ह्यूमन। रेस्पायरेशन इन ह्यूमन बीइंग, यानी कि एक मनुष्य में रेस्पायरेशन, यानी कि एक मनुष्य में रेस्पायरेशन अगर जो देखा जाए तो हम इसका डेफिनेशन लिख रहे हैं, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से एक मनुष्य के अंदर रेस्पायरेशन होता है। अगर जो लिखें तो हम कुछ इस प्रकार से लिखेंगे, द रेस्पायरेशन in the human take place in the respiratory system, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो रेस्पायरेशन ह्यूमन बीइंग के अंदर हो रहा है, एक मनुष्य के अंदर जो रेस्पायरेशन हो रहा है, ये क्या करता है? रेस्पायरेशन इन द ह्यूमन बीइंग टेक प्लेस, वो प्लेस लेता है किसके अंदर? इन रेस्पायरेटरी सिस्टम, यानी कि मनुष्य के अंदर रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है और उसी के अंदर ये सब प्रोसेस होता है रेस्पायरेशन का, जो मनुष्य का रेस्पायरेशन होता है। तो शायद आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम देख रहे हैं इसका जो मुख्य आर्गन होगा, यानी कि मेन आर्गन होगा रेस्पायरेटरी सिस्टम का। तो लिख सकते हैं इसे रेस्पायरेटरी आर्गन, यहां लिख सकते हैं रेस्पायरेटरी आर्गन्स ऑफ ह्यूमन, यानी कि एक मनुष्य का रेस्पायरेटरी आर्गन कौन कौन से होते हैं इसके बारे में जानेंगे। अगर जो लिखा जाए तो पहला हमारा होता भाई नॉस्ट्रिल, दूसरा होता है नेजल कैविटी, तीसरा हमारा होता है फायरिक्स, चौथा हमारा होता है ट्रेकिया, और 5 नंबर हमारा होता है ब्रोंकस, 6 नंबर हमारा होता है ब्रोंकाई, और 7 नंबर हमारा होता है ब्रोंकियोल्स, एंड 8 नंबर हमारा हो गया लंग्स। तो ये हमारे रेस्पायरेटरी आर्गन है, यानी कि हम देख रहे हैं कि एक मनुष्य के अंदर जो रेस्पायरेशन हो रहा है वो मुख्य कुछ इसमें रेस्पायरेटरी आर्गन्स पाए जाते हैं जिसके अंदर ये होता है। और वो आर्गन कौन कौन से होते हैं? तो नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फायरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स एंड लास्ट में हमारा लंग्स होता है। और इन्हीं सभी आर्गन्स के अंदर रेस्पायरेशन होता है ह्यूमन बीइंग का, एक मनुष्य प्राणी का। तो शायद आप यहाँ तक समझ गए होंगे। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं रेस्पायरेशन इन द ह्यूमन टेक प्लेस इन द रेस्पायरेटरी सिस्टम, और इसका रेस्पायरेटरी आर्गन्स जो है ह्यूमन का नोस्ट्रिल, नेजल कैविटी, फायरिक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकस, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड लंग्स होंगे। तो शायद आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम इसको इरेज करेंगे और एक एक का टॉपिक लिखकर हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। तो आइए सबसे पहले इसको हम इरेज करते हैं, और हम एक टॉपिक को लेकर चलेंगे। जैसे कि सबसे पहला हमारा नोस्ट्रिल है, तो नोस्ट्रिल हेडिंग डालेंगे। हमारा सबसे पहला हेडिंग होगा नोस्ट्रिल, लिख देते हैं नोस्ट्रिल क्या होता है? नोस्ट्रिल हमारा यानी कि नोज का एक ऐसा हिस्सा होता है जहां से हमारा जो एयर होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि जो हमारे नाक के अंदर इंटर करता है, इसी पॉइंट से इंटर करता है। तो हम लिख सकते हैं इट इज अ पार्ट of nose
फ्रॉम वेयर एयर इंटर इनटू द बॉडी। तो हम इस प्रकार से लिख सकते हैं नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल क्या होता है? इट इज अ पार्ट ऑफ नोज, यानी कि नोज का यह एक ऐसा भाग होता है जहां से एयर इंटर करता है हमारे बॉडी के अंदर, और इसके बाद मिलता है हमारा नेजल कैविटी एंड पासेस इनटू द नेजल कैविटी। और कहाँ जाता है भाई? नेजल कैविटी के अंदर वो एयर पास होता है। अब हमारा नेजल कैविटी जो होता है, यहाँ पर कुछ और भी थिंग्स पाए जाते हैं, जैसे क्या होता है हेयर। तो लिख लेंगे इन द नेजल कैविटी फाइंड सम हेयर एंड म्यूकस दैट प्रोटेक्ट, और लिख सकते हैं प्रोटेक्ट नहीं, दैट प्रिवेंट बैक्टीरिया एंड डस्ट पार्टिकल्स दैट इंटर इन द बॉडी। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं कि जो हमारा नोस्ट्रिल होता है, यानी कि सबसे पहला भाग पढ़ रहे हैं, जो हमारा नोस्ट्रिल होता है ये हमारी नाक का एक भाग होता है, हमारे नोज का एक भाग होता है। फ्रॉम वेयर, यानी कि जहां से एयर हमारे बॉडी के अंदर, यानी कि हमारे बॉडी के अंदर क्या होता है? इंटर करता है, एंड पास होता है वही एयर हमारे नेजल कैविटी में। तो शायद आप यहाँ तक समझ गए होंगे। नेक्स्ट देखे जाए तो यहाँ पर नेजल कैविटी के बारे में भी बता दिए हैं कि नेजल कैविटी क्या होता है। जो नेजल कैविटी होता है एक पाइप की तरह स्ट्रक्चर होता है, यानी कि एक कैविटी एक गुफा की तरह स्ट्रक्चर होता है जहाँ पर कुछ हेयर और म्यूकस पाए जाते हैं जो बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल को हमारे बॉडी में इंटर करने होने से रोकने का कार्य करता है। तो आप यहाँ तक समझ गए होंगे। एक बार और समझाना चाहेंगे, नोस्ट्रिल जो होता है हमारी नाक का एक भाग होता है जहाँ से एयर इंटर करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, और वो इंटर करने के बाद नेजल कैविटी में जाते हैं, और नेजल कैविटी के अंदर भी कुछ हेयर और म्यूकस पाए जाते हैं जो हमारे बैक्टीरिया और डस्ट पार्टिकल को रोकने का काम करता है। तो शायद आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे नेक्स्ट हमारा क्या है, हमारा हेडिंग फेरिक्स। अब फेरिक्स के बारे में हम देखेंगे। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है फेरिक्स, क्योंकि इस वाले टॉपिक में हम नेजल कैविटी और नोस्ट्रिल दोनों के बारे में देख चुके हैं। अब हमारा हेडिंग है फेरिक्स। हेडिंग डालते हैं फेरिक्स। ये हमारा फेरिक्स क्या होता है? तो फेरिक्स जो होता है एक ट्यूब होता है जो कहाँ से, सॉरी फॉर डेट, फेरिक्स जो होता है एक ऐसा ट्यूब होता है जो माइग्रेट करता है नेजल कैविटी से हमारे ट्रेकिया रीजन में, यानी कि नेजल कैविटी से हमारे ट्रेकिया के पास जाकर कनेक्ट होता है। तो लिख सकते हैं इट इज अ स्ट्रक्चर दैट migrate from nasal cavity and connect with trachea अगर जो बात की जाए फेरिक्स की, तो फेरिक्स भी हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक भाग होता है जो हमारे नेजल कैविटी के पास से माइग्रेट करता है और आकर कहाँ कनेक्ट होता है? ट्रेकिया में। शायद यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अगर जो बात किया जाए फेरिक्स का, तो फेरिक्स का भी 3 भाग होता है। फेरिक्स का भी 3 भाग होता है। पहला हमारा होता है नेजोफेरिक्स, दूसरा होता है ओरोफेरिक्स, और तीसरा होता हमारा लैरिंजोफेरिक्स।
तो हमारा फेरिक्स का भी 3 भाग होता है, नोजोफेरिक्स, एओजोफेरिक्स एंड लैरिंजोफेरिक्स। इस प्रकार से बोल सकते हैं नोजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स एंड लैरिंजोफेरिक्स हमारा फेरिक्स का ही भाग होता है, जो आकर कहाँ पर मिलते हैं भाई, ट्रेकिया से आकर मिलने का काम करते हैं। तो शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि फेरिक्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का भी एक भाग होता है, जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो माइग्रेट करता है नेजल कैविटी से और आकर मिलता है ट्रेकिया रीजन में। इसका 3 भाग होता है, नेजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स और लैरिंजोफेरिक्स। तो शायद आपको एकदम बढ़िया से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं ट्रेकिया की तरफ। हमारा दूसरा हेडिंग क्या है भाई, ट्रेकिया है। देखा जाए ट्रेकिया क्या होता है, तो ट्रेकिया की बात करें तो हेडिंग डाल देते हैं ट्रेकिया। हमारा हेडिंग क्या है, ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है, एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट कनेक्ट विद द, या बोल सकते हैं दैट कनेक्ट विद द ब्रोंकस बाय दिस, ऐसे लिख सकते हैं बाय दिस ट्यूब एयर इंटर into the lungs। दूसरा इसका भाई, इट इज आल्सो नोन एज विंड पाइप, यानी कि हमारा क्या है, ट्रेकिया। हम ट्रेकिया के बारे में देख रहे हैं। और जो ट्रेकिया के बारे में बात की जाए तो हमारा होता है इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ट्रेकिया एक पाइप की तरह, ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, डेट कनेक्ट विद द ब्रोंकस, जो ब्रोंकस से आकर जुड़ा हुआ होता है, कनेक्ट होता है। बाय दिस ट्यूब, और इसी ट्यूब के जरिए एयर इंटर इनटू द लंग्स, एयर हमारे लंग्स में आता है। इट इज आल्सो नोन एज विंड पाइप, इसीलिए इसको विंड पाइप के नाम से भी जाना जाता है। शायद आपको ट्रेकिया के बारे में पूरा समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे ब्रोंकस क्या होता है, देखेंगे हमारा ब्रोंकस क्या होता है। तो हेडिंग डालते हैं ब्रोंकस। हमारा हेडिंग क्या होने वाला भाई, तो हेडिंग हमारा ब्रोंकस। अगर जो ब्रोंकस के बारे में देखा जाए तो ब्रोंकस क्या होता है इसके बारे में जानते हैं। हेडिंग हमारा है ब्रोंकस। ब्रोंकस भी एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, जो कहां पर इंटर करता है, इनटू द लंग्स। तो ऐसे लिख सकते हैं हम, इट इज आल्सो हैज ट्यूब लाइक structure that enter into the lungs by dividing into two part that is known as bronchi and bronchi divide into smaller that is called bronchioles। अगर जो बात किया जाए ब्रोंकस की, तो ब्रोंकस जो होता है इट इज आल्सो हैज ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। ब्रोंकस का भी हमारा इस प्रकार से ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, यानी कि संरचना होता है। डेट इंटर इनटू द लंग्स, जो ये भी क्या करता है, हमारे लंग्स के अंदर इंटर करता है, यही हमारे लंग्स के अंदर, फेफड़े के अंदर इंटर करता है बाय डिवाइडिंग, यानी कि अलग अलग हिस्से में बट के, इनटू द टू पार्ट, यानी कि 2 हिस्से में बट जाता है। डेट इज नोन एज ब्रोंकाई। जब ये 2 हिस्से में बट जाते हैं तो इन्हीं को हम बोलते हैं ब्रोंकाई।
और एंड ब्रोंकाई डिवाइड इनटू स्मॉलर दैट इज कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। और यही ब्रोंकाई जो होता है ये डिवाइड होता है स्मॉलर स्मॉलर इनकी छोटे छोटे पतले पतले भाग में, जिनको हम बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। शायद आपको यहाँ पर पता हो गया होगा ये तीनों के बारे में, यानी कि ब्रोंकस, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स के बारे में। इस वाले टॉपिक में हम ब्रोंकस, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स तीनों के बारे में एक्सप्लेन कर दिए। अब हम देखते हैं भाई हमारे लंग्स के अंदर, यानी कि लंग्स क्या होता है। अब लंग्स के बारे में देखेंगे। और जो बात किया जाए लंग्स की, तो हमारे शरीर में दो लंग्स होता है, एक लेफ्ट होता है, एक राइट होता है। हमारा हेडिंग अब पड़ेगा लंग्स। क्या है? लंग्स। ये जो लंग्स होता है मेन रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं लंग्स इज अ मेन एंड वेरी important part of the respiratory system। अगर जो बात की जाए लंग्स की, तो लंग्स जो हमारा होता है ए मेन इम्पॉर्टेंट भाग होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम की। यानी कि बोल सकते हैं कि लंग्स इज अ मेन इम्पॉर्टेंट एंड, यानी कि लंग्स इज अ मेन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। इस प्रकार से इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि लंग्स जो होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का सबसे मुख्य, सबसे मेन भाग होता है। ये कितने होते हैं लंग्स? तो दो होते हैं। ऐसे हम लिख सकते हैं। तो हमारे बॉडी में लंग्स जो होते हैं दो होते हैं। पहला हमारा होता है राइट, राइट लंग्स, और दूसरा होता है लेफ्ट लंग्स। जो राइट होता है, राइट में हमारे 3 लोब्स होते हैं, यानी कि 3 लोब होते हैं। यानी कि राइट में हमारे जो लोब होते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं लोब, 3 लोब होते हैं। पहला होता अपर लोब, फिर होता मिडिल लोब, और हमारा सबसे नीचे वाला होता लोअर लोब। यानी कि जो राइट वाले लंग्स होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर 2 लंग्स होता है, एक होता लेफ्ट और दूसरा होता राइट। जो राइट वाला लंग्स होता है इसके 3 भाग में बटे होते, 3 लोब होते, 3 लोब होते हैं, अपर मिडिल लोअर। अब जो लेफ्ट वाला होता है, लेफ्ट वाले में 2 लोब होते हैं। पहला होता है अपर लोब, यहाँ लिख दे अपर लोब, और दूसरा होता है लोअर लोब। तो ये लोब हमारे लेफ्ट के अंदर होते हैं और 3 लोब हमारे राइट लंग्स के अंदर होते हैं। और इसी के अंदर लंग्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं एल्वियोलाई। तो ऐसे लिख सकते हैं लंग्स के अंदर हमारा क्या होता है भाई? एल्वियोलाई भी पाया जाता है। तो एक बार और इसको हम बता दें, लंग्स क्या होता है? इट इज अ मेन एंड वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। लंग्स हमारे बॉडी के रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम का बहुत महत्वपूर्ण और मुख्य भाग होता है। और लंग्स हमारा 2 होता है बॉडी के अंदर, एक राइट और एक लेफ्ट। जो राइट वाला होता है, राइट में 3 लोब होते हैं, अपर लोब, मिडिल लोब एंड लोअर लोब। जो लेफ्ट वाला होता है, लेफ्ट वाले में 2 लोब होते हैं, एक होता है अपर और एक होता है लोअर। तो यहाँ तक शायद आपको कंफर्म हो गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे कि लंग्स के अंदर कुछ और भी स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, जैसे कि एल्वियोलाई। अब जो एल्वियोलाई होता है वो भी हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो हेडिंग डालेंगे एल्वियोलाई। एल्वियोलाई जो होता है एक राउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। तो ऐसे लिख सकते हैं इट इज अ सैक लाइक स्ट्रक्चर दैट इज present in the lungs। यानी कि एल्वियोलाई जो होता है एक सैक की तरह स्ट्रक्चर होता है जो हमारे लंग्स के अंदर प्रेजेंट होता है। ऐसे आगे लिखे तो इट इज कनेक्टेड विथ अ duct that is
called alveolar duct. alveolar duct. अगर जो बात की जाए एल्वियोलाई की, तो हम यहाँ पर लिख चुके हैं कि एल्वियोलाई जो होता है इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर. एल्वियोलाई एक सैक लाइक राउंडिंग स्ट्रक्चर होता है डेट इज प्रेजेंट इन द लंग्स, जो हमारे फेफड़े के अंदर प्रेजेंट होता है. इट इज कनेक्ट विथ, एक कनेक्ट होता है विथ अ डक्ट, एक डक्ट से, डेट इज कॉल्ड एल्वियोलाई, जिसको क्या कहते हैं, एल्वियोलाई कहते हैं. तो शायद एल्वियोलर, सॉरी फॉर डेट, एल्वियोलर डक्ट कहते हैं. क्या बोलते हैं, एल्वियोलर डक्ट कहते हैं. तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. एल्वियोलाई हमारे लंग्स के अंदर पाया जाता है. एक सैक लाइक स्ट्रक्चर ये होता है, जिस पाइप से कनेक्ट होता है उस डक्ट का नाम एल्वियोलर डक्ट होता है. अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी कि जितने के बारे में हम पढ़ चुके हैं इसके हम एक स्ट्रक्चर के फॉर्म में, यानी कि डायग्राम के फॉर्म में देखेंगे. तो आइए इसका हम डायग्राम बनाते हैं. अगर जो लंग्स का पूरा डायग्राम, यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम का टोटली डायग्राम बनाया जाए तो कुछ इस प्रकार से होगा. यहाँ से हम एक रीजन लेंगे, फिर हम यहाँ थोड़ा ऐसे कर देंगे, इसको हम दो भाग में यहाँ पर कर लेंगे, और यहाँ से हम एक लेंगे राइट वाला लंग्स, और यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट वाला लंग्स. थोड़ा से बड़ा हो गया है, इसको और अच्छा हम कोशिश करते हैं. ये हो गया हमारा ट्रेकिया, और यहाँ से हमारा एक डिवाइड हुआ है दो पाइप, जिसको हम बोलेंगे ब्रोंकस, और यहाँ से हमारा ये राइट वाला लंग्स, और इधर थोड़ा सा हम इसको और बढ़ा दें तो हमारा हो गया लेफ्ट वाला लंग्स. तो इस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर लंग्स होते हैं, और यहाँ कुछ एक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर कुछ रिंग की तरह स्ट्रक्चर ऐसे बने होते हैं, ऐसे रिंग की तरह स्ट्रक्चर बने होते हैं. फिर हमारा ये लंग्स जो होता है ये राइट वाला 3 लोब में बढ़ जाता है, और लेफ्ट वाला 2 लोब में बढ़ जाता है. और यहाँ पर जो ये ब्रोंकस होता है डिवाइड होता है और आगे की तरफ बढ़ता है, और यहाँ पर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर बना लेता है, जिसको एल्वियोलाई कहते हैं. ये भी यहाँ पर ऐसे डिवाइड होगा. ये केवल हम डायग्राम के थ्रू आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, और यहाँ सैक की तरह स्ट्रक्चर बना लेगा, जो आप इसको बुक से देख के खूब बढ़िया से बना लीजिएगा, क्योंकि हम केवल समझाने की कोशिश इस डायग्राम के थ्रू कर रहे हैं. अब हमारा जो यहाँ ऊपर का भाग होता है इसको हम बोलते हैं लैरिक्स. लैरिक्स, जिसको वॉइस बॉक्स के नाम से भी जानते हैं. यहाँ जो आप यहाँ रिंग के तरह स्ट्रक्चर देख रहे हैं इसको हम बोलते हैं कार्टिलेज, इसको बोलते हैं कार्टिलेज. अब जो कार्टिलेज के अंदर स्ट्रक्चर होता है वही होता है हमारा ट्रेकिया. क्या होता है ट्रेकिया, जिसको क्या कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं, विंड पाइप कहते हैं. अब आगे यहाँ वाला हिस्सा जहाँ से हमारा ब्रोंकस 2 भाग में बढ़ता है इसको हम बोलते हैं हाइलस, इसको बोलते हैं हाइलस. अब ये हमारा जो दोनों हाइलस से अलग अलग भाग होते हैं इनको हम बोलते हैं क्या, ब्रोंकस. तो इसी को हम बोल देंगे ब्रोंकस. अब ये ब्रोंकस आगे जाके डिवाइड होंगे तो इन्हीं को बोलेंगे ब्रोंकाई. अब ये ब्रोंकाई डिवाइड हुए तो इसी को हम बोल देंगे ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स. और ये ब्रोंकियोल्स आकर कनेक्ट यहाँ से डिवाइड हुए तो इसको बोलेंगे एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट. अब यहाँ पर जो आप सैक की तरह बोरे की तरह स्ट्रक्चर देख पा रहे हैं इसको बोलेंगे एल्वियोलाई, एल्वियोलाई, जो आकर एल्वियोलर डक्ट, इसी एल्वियोलाई के अंदर इंटर होता है, कनेक्ट होता है. तो आप पूरे डायग्राम को समझ गए. अब ये राइट वाला लंग्स है हमारा, इधर का राइट वाला है और इधर वाला हमारा लेफ्ट है. तो यहाँ हम लिख देते हैं राइट, यहाँ लिख दें राइट वाला लंग्स, और इधर लिख दें लेफ्ट वाला लंग्स, लेफ्ट वाला लंग्स. तो शायद क्लियर हो गया होगा. अब जो हमारा राइट लंग्स होता है इसमें 3 लोब होते हैं. पहला होता है अपर लोब, अपर लोब. फिर होता हमारा मिडिल लोब, मिडिल लोब. और सबसे नीचे वाला हमारा होता है लोअर लोब, लोअर लोब.
अब राइट में भी दो लोब होते हैं। जो सबसे ऊपर वाला होता है इसको हम बोलते हैं अपर लोब, और जो सबसे नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं हम लोअर लोब। लोअर लोब। तो शायद आपको एक क्लियर हो गया होगा। अब जो जो हम हेडिंग डाल के पढ़े हैं उसको हम इस डायग्राम के थ्रू समझाने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम अपने नाक के बारे में जाने हैं। नोस्ट्रिल। नोस्ट्रिल जो हमारा ये हिस्सा, यहाँ से हवा जो हुआ इंटर किया हमारे बॉडी के अंदर और आगे जाकर इसको मिला नेजल कैविटी। जो नेजल कैविटी है, नेजल कैविटी में कुछ हेयर होते हैं, म्यूकस होते हैं, जो डस्ट पार्टिकल को रोकने के काम करता है, साथ साथ में बैक्टीरिया को भी रोकता है। अब यहाँ से एयर हमारे अंदर जाता है, मिलता है फेरिक्स से। फेरिक्स जो होता है वो माइग्रेट करता है नेजल कैविटी से ट्रेकिया तक जाता है, और वो 3 भाग में बटा होता है, जिसको हम बोले नोजोफेरिक्स, ओरोफेरिक्स और लैरिंजोफेरिक्स। अब लैरिंजोफेरिक्स के बाद हमारा मिलता है भाई लैरिक्स, और लैरिक्स के बाद हमारा इतना सा भाग ट्रेकिया हो जाता है, जिसको हम विंड पाइप के नाम से भी जानते हैं। अब ट्रेकिया को प्रोटेक्ट करते हुए एक कार्टिलेज पाया जाता है, जिसको हम रिंग कार्टिलेज कहते हैं, जो स्केलेटन टिश्यू का होता है। यहाँ तक कर। फिर यहाँ से जब हम आगे आए तो देखें हमारा यहाँ ब्रोंकस है, जो हाइलस से अलग अलग भाग में बट रहा है। तो 2 ब्रोंकस हो रहे हैं, और ब्रोंकस लंग्स के अंदर जा रहे हैं, तो वही ब्रोंकस हमारे ब्रोंकियोल्स में यानी कि ब्रोंकाई में बदल जा रहे हैं। यही ब्रोंकस हमारा किस में बदल जा रहा है भाई? ब्रोंकाई में बदल जा रहा है यहाँ। और फिर यही ब्रोंकाई जो है हमारा डिवाइड कर रहा है और ब्रोंकियोल्स में बदल जा रहा है। यानी कि ये ब्रोंकस फिर बदला ब्रोंकाई में, ब्रोंकाई बदला ब्रोंकियोल्स में, फिर आगे गया, ये डिवाइड किया और बदल गया एल्व्यूलर डक्ट में, और जाकर एल्व्यूलाई के अंदर इंटर कर गया यानी कि घुस गया। फिर अगर जो बात किया जाए इसके लोब का, तो लेफ्ट वाले में 2 लोब होते हैं, एक अपर लोब होता है और एक लोअर लोब होता है। अब आज राइट की तरफ, राइट की तरफ 2 लोब होता है, एक अपर लोब, 3 लोब होता है, एक अपर लोब होता है, मिडिल लोब होता है और लोअर लोब होता है, जो आप 1 2 3 1 2 3 करके देख सकते हैं, और इसमें हम 1 2 करके देख सकते हैं। शायद आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा टोटली डायग्राम। अब हम एक बताना चाहेंगे, जो एक कार्टिलेजियस रिंग होता है, ये हमारे पूरे ट्रेकिया रीजन को ऐसे ऐसे जो है आप देख पा रहे हैं, इसको पूरा कवर करता है, जो कि अगर जो किसी प्रकार से बाहर से हर्ट वगैरह लगे, चोट वगैरह लगे, तो सबसे पहले कार्टिलेज पे लगे हमारा जो विंड पाइप है, यानी कि बोले तो ट्रेकिया है, प्रोटेक्टेड रहे, उस पर पहले चोट ना आ जाए। तो ये हमारा पूरा डायग्राम है रेस्पिरेटरी सिस्टम के, जिसके थ्रू हम आपको समझाने की कोशिश किए। आप बुक से देखकर इसको और अच्छे से बना लीजिएगा। अब हम देखेंगे भाई इसका मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। हाँ, एक बात और हम बता दें, जो हमारा यहाँ एल्व्यूलाई होता है, इसी एल्व्यूलाई के अंदर हमारे जो ब्लड आते हैं डीऑक्सीजनेटेड, यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड होने का काम करता है, यानी कि एक्सचेंज ऑफ गैसियस एक्सचेंज इसी में होता है। यानी कि एल्व्यूलाई के अंदर ही हमारा क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होता है। तो शायद आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि हमारे अंदर जो रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म होता है, इसके बारे में देखेंगे, क्योंकि ये हमारा केवल क्लास 10th और रेलवे एग्जाम, कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो है उसके सिलेबस के अनुसार हम चल रहे हैं। अगर जो और हम डिटेल में जाएंगे, जब हम क्लास 11th के चालू करेंगे, तो उसमें किस प्रकार से गैसेस एक्सचेंज हो रहा है इसके बारे में भी देखेंगे। लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर जो हम यहाँ बनाए एल्व्यूलाई, और एल्व्यूलाई के अंदर यहाँ पर हवा इंटर किया, क्या इंटर किया? एयर इंटर किया, और इसके साथ भाई क्या है? ब्लड है, और ब्लड कैसा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है। अब इसके अंदर जब आया एयर, तो भाई क्या होता है? जो एल्व्यूलाई के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड वाला का प्रेशर होता है वो इंक्रीज हो जाता है, और यहाँ आने के बाद ऑक्सीजन का डिक्रीज होता है, और यहाँ से कुछ कैपिलरीज पाए जाते हैं, और हमारा क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की तरफ निकल जाता है, और ऑक्सीजन आकर हमारे इस कैपिलरीज के अंदर, ब्लड के अंदर आकर इंटर हो जाता है, और Fe से हमारा बाइंड हो जाता है 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो इस प्रकार से ब्लड का यानी कि गैसेस एक्सचेंज होता है एल्व्यूलाई के अंदर। इसको हम समझेंगे पूरे सिस्टमेटिक ढंग से। आइए हम आगे देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन। जो हमारे अंदर रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म होता है उसके बारे में देख लेते हैं। हेडिंग हमारा मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन।
मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कि हमारे अंदर रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म कैसे होता है। अगर जो बात किया जाए मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन का, तो कुछ इस प्रकार से होता है। जब हम व्हेन वी, यानी कि जब हम ब्रेथ करते हैं, व्हेन वी ब्रेथ, ऐसे लिख सकते हैं, जब हम ब्रेथ करते हैं इन एयर, यानी कि जब एयर को हम अंदर की तरफ ब्रेथ करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो डायफ्राम मसल्स होता है, तो ऐसे लिख देंगे द मसल्स ऑफ डायाफ्राम, द मसल्स ऑफ डायाफ्राम कंट्रैक्ट, यानी कि जब हम सांस लेते हैं, जो हमारा डायफ्राम मसल्स होता है एक कंट्रैक्ट होता है, यानी कि सिकुड़ता है। एंड चेस्ट कैविटी एक्सपैंड, और हमारा जो चेस्ट कैविटी होता है एक्सपैंड होता है। एंड एयर इंटर इनटू द लंग्स, और फिर एयर हमारे लंग्स के अंदर इंटर कर जाता है। तो हमारा पहला मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन है, यानी कि व्हेन वी, ऐसे हम लिख दें व्हेन वी ब्रेथ। पहला हमारा है कि जब हम सांस लेते हैं, व्हेन वी ब्रेथ इन एयर, यानी कि हवा हमारे अंदर जाता है। जब हम सांस लेते हैं तो एयर को जब हम अंदर करते हैं, यानी कि हमारे अंदर जब हवा जाता है तो मसल्स ऑफ डायफ्राम, जो डायफ्राम का मसल्स होता है वो कंट्रैक्ट हो जाता है। जब हम सांस लेते हैं, हवा हमारे अंदर जाता है तो डायफ्राम का जो मसल्स होता है वो कंट्रैक्ट हो जाता है। एंड चेस्ट कैविटी, और जो सीना का कैविटी होता है वो एक्सपेंड हो जाता है, यानी कि फैल जाता है। एंड एयर इंटर इनटू द लंग्स, और हमारे लंग्स के अंदर एयर चला जाता है, जिससे हमारा रेस्पिरेशन होता है। ये हमारा पहला मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन था। अब दूसरे के बारे में देखेंगे। अगर जो दूसरा लिखा जाए तो कुछ इस प्रकार से हम लिख लेंगे, व्हेन, ऐसे लिख लेंगे। हाँ, एक बात और जब हम यहाँ पर सांस को इस प्रकार से लेते हैं, जो हमारा डायफ्राम का मसल्स होता है, जो मसल्स होता है डायफ्राम का जो मसल्स होता है डायफ्राम का, वो हमारा क्या होता है भाई, मूव होता है डाउनवर्ड्स। यानी कि सबसे पहले अगर जो पहला मैकेनिज्म आप एक देखा जाए रेस्पिरेशन का, जैसे कि हम सांस ले रहे हैं तो एयर हमारे अंदर जा रही, तो हमारा जो मसल्स है डायफ्राम का वो कंट्रैक्ट हो रहा है और साथ साथ में डाउनवर्ड की तरह जा रहा है, ऐसे कर रहे हैं। तो लेकिन अब जब हम सांस छोड़ेंगे, जब सांस छोड़ेंगे तब हमारा क्या होगा, यही मसल्स अपवर्ड जाएगा। तो दूसरा मैकेनिज्म हमारा क्या है, कुछ इस प्रकार से हम लिख देंगे, व्हेन वी ब्रेथ आउट, यानी कि जब उसी को हम ब्रेथ करते हैं, आउट करते हैं, ब्रेथ आउट करते हैं, हवा को बाहर निकालते हैं, तो आवर मसल्स ऑफ डायफ्राम रिलैक्स एंड चेस्ट कैविटी, हाँ, रिलैक्स एंड मूव अपवर्ड्स एंड चेस्ट कैविटी contracts and air goes outside from lungs। तो इस तरह से हम देख सकते हैं व्हेन वी ब्रेथ, जब हम सांस लेते हैं आउटसाइड, यानी कि बाहर की तरफ, यानी कि सॉरी फॉर डेट, जब हम सांस को छोड़ते हैं
व्हेन वी ब्रेथ आउटसाइड आवर मसल्स ऑफ डायफ्राम रिलैक्स, यानी कि जब हम सांस को छोड़ते हैं बाहर की तरफ, जो तो उस समय हमारा जो डायफ्राम का मसल्स होता है वो रिलैक्स हो जाता है। यानी कि बता रहा है व्हेन वी ब्रेथ, जब हम ब्रेथ लेते हैं आउट, ब्रेथ आउट करते हैं, व्हेन वी ब्रेथ आउट, यानी कि जब हम सांस को छोड़ते हैं तो आवर मसल्स ऑफ डायफ्राम, हमारे डायफ्राम के जो मसल्स होता है रिलैक्स हो जाता है, एंड मूव अपवर्ड, और ऊपर की तरफ मूव करता है, एंड चेस्ट कैविटी, जो सीना का कैविटी होता है वो कंट्रैक्ट होता है, कंट्रैक्ट, एंड एयर गोज आउटसाइड, और फ्रॉम द लंग्स, और लंग्स से एयर बाहर की तरफ निकल जाता है। तो हमारा ये दूसरा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। पहला में क्या होगा एक बार हम बता देते हैं दोनों को शॉर्ट में। पहला मैकेनिज्म में, अगर जो पहला मैकेनिज्म की बात किया जाए तो पहला में जब हम एयर को बॉडी में इन करते हैं, बॉडी के अंदर लेते हैं, तो हमारा जो मसल्स होता है डायफ्राम का, मसल्स होता है डायफ्राम का, वह कंट्रैक्ट हो जाता है, कंट्रैक्ट हो जाता है, एंड वो मूव करता है डाउनवर्ड, नीचे की तरफ मूव करता है। और यहीं पर जो हमारा चेस्ट कैविटी होता है, ऐसे लिख दें, जो चेस्ट कैविटी होता है, वो हमारा क्या होता है एक्सपेंड होता है, और हम एयर को इनसाइड लंग्स के अंदर इन कर लेते हैं, और एयर को इंटर कर लेते हैं इन द लंग्स, इंटर करते हैं इन द लंग्स। पहला मैकेनिज्म क्या है, हम एयर को बॉडी के अंदर लेते हैं तो डायफ्राम का जो मसल्स होता है वो क्या होता है भाई कंट्रैक्ट हो जाता है, यानी कि सिकुड़न हो जाता है, और हमारा जो मूव कर देता है ये ऊपर डाउनवर्ड, यानी कि नीचे की तरफ। अब यहाँ पर जो चेस्ट कैविटी होगा एक्सपेंड करेगा और एयर इंटर करेगा हमारे लंग्स के अंदर, यानी कि एयर आया, बॉडी के अंदर इंटर किया, डायफ्राम का जो मसल्स है कंट्रैक्ट किया और डाउनवर्ड गया, नीचे की तरफ गया, चेस्ट कैविटी एक्सपेंड हुआ और एयर इंटर किया लंग्स के अंदर। पहला मैकेनिज्म हमारा ये है। फिर शॉर्ट में दूसरे को भी बता दें, अगर जो दूसरे की बात किया जाए शॉर्ट में, दूसरा का बात किया जाए शॉर्ट में, तो जब हम ब्रेथ को आउट करते हैं, यानी कि सांस को बाहर निकालते हैं, ब्रेथ आउट करते हैं, तो उस समय जो डायफ्राम, यानी कि ऐसे लिखते हैं मसल्स ऑफ डायफ्राम, जो मसल्स ऑफ डायफ्राम होता है वो रिलैक्स होता है, और चेस्ट कैविटी हमारा जो होता है कंट्रैक्ट होता है, चेस्ट कैविटी हमारा जो होता है कंट्रैक्ट होता है, यानी कि सिकुड़ जाता है, कंट्रैक्ट होता है, और एयर जो होता है ये आउटसाइड आता है, यानी कि आउट होता है फ्रॉम लंग्स। तो समझ गए होंगे शायद, जब हम ब्रेथ को आउट करेंगे यानी कि सांस को बाहर निकालेंगे, तो उस समय हमारा मसल्स जो होगा डायफ्राम का रिलैक्स होगा, चेस्ट कैविटी कंट्रैक्ट होंगे और एयर हमारे लंग्स से बाहर निकलेंगे। तो शायद आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। हमारा एक टॉपिक छूट रहा है जिसको हम बता दें डायफ्राम के बारे में। किसके बारे में? डायफ्राम के बारे में। डायफ्राम हमारा जो होता है एक स्केलेटल मसल्स होता है, ऐसे हम लिख दें डायफ्राम जो होता है हमारा ये क्या होता है स्केलेटल मसल्स होता है, स्केलेटल मसल्स होता है, जो किसका बना होता है, किस सेल से बना होता है, तो फ्रेनिक टिश्यू से बना होता है। इसे हम लिख दें फ्रेनिक टिश्यू से बना होता है। और ये क्या करता है, सपोर्ट करता है, साथ साथ में यही डायफ्राम सपोर्ट करता है किसको, तो लंग्स को, यानी कि फेफड़े को, लंग्स को सपोर्ट करने का काम करता है। तो आज का हमारा जो वीडियो है
रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग है। इसमें से कुछ और भी टॉपिक छूटे हैं, लेकिन हम जितना हमसे कवर हुआ उतना किए, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। अब जब हम नेक्स्ट वाले वीडियो में अगर जो भी छूटा है, फिर क्लास 11th वाले आएंगे वीडियो लेकर, तो उसमें हम जितना भी छूटा हुआ है टॉपिक उसको कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।